हेलो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो शुरू करें। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन टर्म है, पहले भी आप लोग वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आप सुन चुके हो। इट इज सरफेस फिनोमिना। और आइसोथर्म है वो आप लोगों ने 11th क्लास में टॉपिक है वो पढ़ा होगा, आइसोथर्म। अब आइसो का मतलब हो गया सेम और थर्म का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। तो इसी चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हो गया कि अगर हम कोई ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इस तरीके से अगर बात आती है, और जो आपने आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, मतलब आइसोकोर्स ये आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर 11th क्लास के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ें, ये टर्म्स बहुत सुनी होंगी। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ से वो प्लॉट किए थे, तो यहाँ पर भी ग्राफ्स तो हम प्लॉट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर एडजॉर्प्शन की अगर बात आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आ गया x बाई एम के अंदर यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एड्जॉर्ब हो रहा है किसके ऊपर, एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो वो अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया P, और यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है एड्जॉर्प्शन का, M तो डिनोट कर रहा है वहाँ पर मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और ये डिनोट कर रहा है मास ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि जो नीचे हमेशा वो चीज़ आती है जो ज़्यादा होती है, तो हमेशा यहाँ पर जो सरफेस है, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही आकर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, रिटेन होंगे। तो ये जो सरफेस है वो तो हो गई मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और x जो इसके ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है, रिटेन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर x है वो हो गया। अब ये तो पूरा प्रोसीजर हो गया एडजॉर्प्शन का, यहाँ पर हो गया प्रेशर। अब वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखें, तो जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जो ग्राफ्स हमको मिल रहे हैं, जो कर्व्स हमको मिल रहे हैं, उन्हीं कर्व्स को हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मैंने यहाँ पर कर्व्स लिखे, तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे को कर्व्स मिल रहे हैं। तो टेम्परेचर है वहाँ पर वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये 273 केल्विन के ऊपर मेरे को ये कर्व मिल रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर है वो 240 अगर हम केल्विन कर दे तो ये हमको टेम्परेचर मिल रहा है, और ये 195 केल्विन के ऊपर हमको ये कर्व है वो मिल रहा है। तो थ्रू आउट प्रोसेस मैंने यहाँ पर ये टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा, यहाँ पर थ्रू आउट प्रोसेस मैंने ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो मुझे इस तरीके से ग्राफ है वो मिलते चले गए। तो यहाँ पर इन कर्व्स को हम नाम देंगे वहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम लिखेंगे किस तरीके से, कि क्या हमें लिखना है यहाँ पर, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है, the curves obtained when graph is plotted। जो आपने किया है बस उसी को लिखना है लैंग्वेज के अंदर। the curves obtained when graph is plotted between, ये between है, between x by m and P मतलब प्रेशर। नीचे आप मेंशन कर सकते हो कि x बाई एम के अंदर x क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस, और वी कैन से एक नाम और दे सकते हैं एड्जॉर्बेट, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर आकर रिटेन हो रहा है। और m क्या हो जाएगा, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये सरफेस हो गई, जो यहाँ पर सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसका मास तो m हो गया, और जो सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो रहा है, रिटेन हो रहा है, उसका मास कितना हो गया, x हो गया। टेम्परेचर हमने वहाँ पर कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, इस वजह से उसको नाम दिया आइसोथर्म। थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर, आइसो का मतलब हो गया सेम। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। ग्राफ हमने किसके बीच में प्लॉट किया, x बाई एम और P के बीच में ग्राफ है वो प्लॉट किया। तो प्रेशर के साथ में वहाँ पर हमें वेरिएशन देखना है कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या वेरिएशन आ रही है। प्रेशर अगर हम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमें जो शो करता है वो कहलाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पर जो आप लोगों के कोर्स में है वो है फ्रेंडलिच
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके बारे में बताया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ग्राफ तो वही इन्हीं के बीच में प्लॉट किया, पर उसने ये रिलेशन बताया कि जो x/m है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p मतलब प्रेशर, और इसकी पावर में आएगा 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन आ रहा है, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया 1। अब प्रोपोर्शन का साइन अगर आ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोपोर्शन के साइन को जब भी हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कहलाएगा k एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, और इक्वेशन बन गई हमारी इस तरीके से। यहाँ पर x/m किसके इक्वल हो गया, k p की पावर 1/n। अब यहाँ पर k, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको पता है x/m क्या है, p क्या है यहाँ पर हमें यहाँ पर k और n है वो नहीं पता, तो हम नीचे मेंशन कर सकते हैं k एंड n आर कांस्टेंट, वो चीज़ें क्या है वहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इतना आप पहले लिख लो, इसको मेंशन कर लो कि x/m क्या है, यहाँ पर किस तरीके से रिलेशन आ रहा है। फिर x/m इक्वल्स टू क्या हुआ, k p टू द पावर 1/n, k और n क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम क्या करें, दोनों साइड में अगर हम वहाँ पर लॉग ले लें, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर अगर दोनों साइड अगर लॉग ले लें तो हमें क्या इक्वेशन है वो मिलेगी। बहुत सिंपल सा है ये भी टॉपिक। मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो इक्वेशन 2 को ही हम आगे फर्दर कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेने पर क्या मिलेगा, लॉग x/m लॉग k प्लस जो भी लॉग की प्रॉपर्टी है उसी की बेसिस पे है यहाँ पर, तो बाएं वालों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन, जैसे डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन को जब हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस के साइन के अंदर, तो लॉग k प्लस, अब वहाँ पर लॉग p, बट पावर में क्या है, पावर में वहाँ पर है 1/n, तो 1/n हमेशा जो पावर में है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आगे आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, पहले 1 लिखा, फिर 2 कांस्टेंट आया, k आया, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो आप लिख सकते हो नीचे यहाँ पर ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन वी विल हैव इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर क्या ग्राफ है वो हमको मिलेगा। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y = mx + c, ये इक्वेशन अब आपको ध्यान में रखनी है। मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वालों को ध्यान में रखनी है, y = क्या होगा, mx + c होगा। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि y क्या है और x क्या है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो y तो मुझे सीधे देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा log x/m। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टर्म मुझे देखना है कि जो एक साथ हो, तो ये तो अकेला आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो mx क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर m वाला टर्म तो वो आगे वाला हो गया और x क्या हो गया यहाँ पर log p हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब m क्या चीज है, यहाँ पर m है वो स्लोप है, m है वो क्या होगा, स्लोप होगा, और c होगा वहां पर इंटरसेप्ट, और x और y एक्सिस तो आपको पता है, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। तो ये y पे लिख दिया मैंने और ये x पे लिख दिया। और जो बची हुई चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मैं बायो वालों को बार बार कह रही हूँ ध्यान रखना है, ये चीज़ मतलब बायो वालों को नहीं पता होती, तो आपको ध्यान रखना है m है वो स्लोप है और c क्या है, इंटरसेप्ट है। ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट जो कि 0। अब देखो, जब भी इंटरसेप्ट अगर आपको इक्वेशन में दे रखा है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राफ की जो लाइन है वो कभी 0 से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होकर कहीं पर भी थोड़ा सा आगे से स्टार्ट है वो होगा, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लाइन तो स्ट्रेट ही बनानी है आपको। अब यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट नहीं करके यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया, थोड़ा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गैप है वो मेंटेन करके यहाँ पर आप लिख सकते हो, और ये जो चीज़ है वो कहलाएगी इंटरसेप्ट।
अब इस इक्वेशन में देखो इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ये है mx, तो ये हो गया, c ये हो गया, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना हो गया log k। बहुत ध्यान से पोज कर करके देख लेना, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जब हम ये केमिकल काइनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं वो वापस आएंगी, क्योंकि ग्राफ्स वगैरह फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वहाँ पर जीरो ऑर्डर उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होने वाली हैं। तो इसलिए कह रही हूँ बार बार इसको पोज कर करके चाहे देख लेना। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y = mx + c, यहाँ पर m है वो स्लोप है, c है वो इंटरसेप्ट है, ये जो चीज़ है वो हो गई वहाँ पर log k इंटरसेप्ट। अब बचा हमारा स्लोप, तो यहाँ पर ये हो गया स्लोप, ठीक है। ये स्लोप किसके इक्वल होगा, m मतलब स्लोप, और ये किसके इक्वल होगा, 1/n के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गई। और स्लोप निकालते कैसे हैं, y2 - y1 x2 - x1 करके हम स्लोप है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो तो इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमारे कोर्स में भी नहीं इतना, हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि m = क्या होगा, इससे कंपेयर किया तो 1/n है वो हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा है यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कि भाई हमें सिर्फ 2 इक्वेशन ये लिखी, तीसरी इक्वेशन, और 4th पॉइंट में हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ है वो प्लॉट कर लिया। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो सबसे पहले तो आप डिफाइन बताओगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, उसके बाद में आ जाओगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके अंदर आपने ये 2 पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट ये हुआ हमारा जो इक्वेशन 3rd के अंदर था, जिसको हमने इक्वेशन 3rd नाम दिया है। फिर इक्वेशन जो पॉइंट नंबर जो 4 था उसमें हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, हमने समझा अच्छे से कि भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर c क्या है, m क्या है, वो सारा हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जिसके बाद में ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 5th पॉइंट है जिसके अंदर आप बता सकते हो कि 1/n की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती है। तो 1/n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अगर मैं केस फर्स्ट लेती हूँ, केस फर्स्ट लिया, इफ 1/n = 0, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर इसको मैंने 1/n को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि x/m विल बी इक्वल टू कि, क्योंकि p की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो उस कंडीशन में x/m है वो किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर एडजॉर्प्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, एडजॉर्प्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, p लिखा है शॉर्ट में मैंने। अब सेकंड केस हमने लिया, केस सेकंड 1/n = 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x/m = k p, यहाँ पर अब यहाँ पर उसकी जो 1/n की जगह 1 पुट कर दिया तो इक्वेशन हमको ये मिल गई यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा, विल डिपेंड अपॉन प्रेशर, वो प्रेशर के ऊपर है वो डिपेंड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ में वेरी है वो करेगा। तो ये गिनती के 5 पॉइंट्स थे जो आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पढ़ने हैं, और कॉपी के अंदर नोट डाउन है वो भी करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट तरीके से समझा रखा है मैंने, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रखी है कि पहले आपको बताया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फिर गिनती के 5 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और लास्ट में क्या हो गया, 5th पॉइंट। इन 5 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिक आपको इससे पहले मैंने बता दिया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। एडजॉर्प्शन है तो फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर होगा। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कहेंगे। तो ये पूरा छोटा सा टॉपिक था, ये भी एग्जाम में अधिकतर है वो पूछा जाता है, तो मैं सीधे वो टॉपिक ही ले रही हूँ जो बोर्ड्स के अंदर जनरली जिनके ऊपर क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो पहला हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड हमने डिस्कस किया फिजियोजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस, थर्ड हमने जो डिस्कस किया दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना बहुत है, इतना प्रैक्टिस करो, आप नोट डाउन जरूर कर लेना कॉपी के अंदर। तो फिर कल एक नई वीडियो के साथ और मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।